जय हिंद साथियों। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बात का चिंतन अवश्य किया होगा कि जो ज्योग्राफी विषय है यानी भूगोल का जो विषय है अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ज्योग्राफी से संबंधित यानी भूगोल से संबंधित कई सारे प्रश्नों का समावेश होता है। अब अगर हम ज्योग्राफी के खंडों पर निर्धारण करें तो हमको इन खंडों में भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से संबंधित कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की जो क्लास है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। अब अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भारत का आखिर जन्म कैसे हुआ, यानी पहले जन्म देखते हैं फिर नामकरण देखते हैं। इस तरीके से तो हम लोग व्याख्या करना चालू कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं पढ़ी जा सकती है, तो मैं आपको पूरी तरीके से मैप से ही ज्योग्राफी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मूर्ख बन के पढ़ाई पढ़ेंगे और समझदार बन के पेपर देंगे। तो सबसे पहले मूर्ख बनने का सेंस यही है कि हम छोटी से छोटी बातों को जानेंगे, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, छोटी सी बात कि 12 अक्टूबर 1492 से पहले 12 अक्टूबर 1492 से पहले लोगों को सिर्फ 3 महाद्वीपों की जानकारी थी। किन महाद्वीपों की जानकारी थी? यानी लोग यूरोप के बारे में जानते थे, एशिया के बारे में जानते थे और अफ्रीका के बारे में। यानी बाकी जो आपको 4 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यानी 3 महाद्वीपों के बारे में लोगों को जानकारी थी। मैंने ये 12 अक्टूबर 1492 की डेट की क्यों ली है तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। 12 अक्टूबर, अभी मैं ब्रीफ में संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, भी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। 12 अक्टूबर 1492 को एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक व्यक्ति जो पैदा कहाँ हुआ था, इटली में, और उसको रानी इसाबेला जो कहाँ की रानी थी, स्पेन की। स्पेन को आप जानते हैं ना, देखो ये है हमारा पुर्तगाल और इसकी राजधानी भी आप जानते हैं क्या है साथियों, इसकी राजधानी है लिस्बन। और यहाँ पर है साथियों हमारा स्पेन। स्पेन की एक रानी थी जिसका नाम था रानी इसाबेला। इसने क्रिस्टोफर कोलंबस जो लुटेरा था उसको भारत की खोज करने भेजा था, लेकिन वो गलती से कहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ एक गलती पे ना जाइएगा। कहा जाता है कि कोलंबस ने किसकी खोज करी, तो आप तुरंत बता देते हैं साहब अमेरिका की खोज करी। अरे भाई, किस अमेरिका की खोज करी? उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की खोज करी। उसने किसी अमेरिका की खोज नहीं करी है साथियों, उसने कैरेबियन द्वीपों की खोज करी थी। कहाँ पे? यहाँ पे कैरेबियन द्वीप थे, इनको वर्तमान में वेस्ट इंडीज का नाम दिया जाता है। वो भी गलती से चला गया था, अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। वो गलती से चला गया था और यहाँ पे कैरेबियन द्वीपों की खोज करी थी। वर्तमान में इन्हें क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज के, यानी जो कैरेबियन द्वीप है वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और 12 अक्टूबर 1492 के बाद लोगों को इन 2 महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले हम 12 अक्टूबर 1492 की कहानी पढ़ें कि उससे पहले विश्व की क्या स्थिति थी। मैंने क्या बताया, लोगों को 3 महाद्वीपों के बारे में जानकारी थी, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बारे में ये लोग जानते थे। और इसको पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? इसको पुराने समय में लीबिया के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे साथियों? लीबिया के नाम से जानते थे। अच्छा, अगर आप अभी की कंडीशन देखें तो इसको यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। क्या नाम बोलते हैं साहब? भूमध्य सागर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि एशिया और यूरोप के बीच की दूरी कितनी है, एशिया और यूरोप के बीच की दूरी कितनी है, इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि एशिया और यूरोप की
बीच की दूरी कितनी है, यानी ये जो दूरी हमको दिखाई दे रही है साथियों, ये वाली पूछा जाए कि आपसे ये और ये बीच की दूरी कितनी है, तो साथियों एशिया और यूरोप की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाई देती है हमको, तो ये कितनी है, ये 14 किलोमीटर है। अब यहाँ पर फिर सवाल आपसे पूछा जाए कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि का नाम, तो साथियों इसे बोला जाता है बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस जल संधि, यानी कुल मिला के क्या बात हमने समझी कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, बॉस्पोरस की जल संधि। अब फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बॉस्पोरस की जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है, अभी बेसिक बात आपसे कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहां पर साथियों पड़ता है मरमरा सागर। कौन सा सागर पड़ता है, मरमरा सागर। और यहां पर साथियों पड़ता है काला सागर। यानी क्या समझा हमने कि एशिया और यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी है, मात्र 14 किलोमीटर। यानी आसानी से लोगों को मालूम चल जाता है कि ये एशिया है, ये एशिया लोगों को मालूम चल जाता है ये यूरोप है, फिर बगल में लोग इसको पार करते हैं तो लोगों को मालूम चल जाता है ये अफ्रीका है, यहीं से लोगों को मालूम चल जाता है ये अरब प्रायद्वीप है। लोगों को उस समय अफ्रीका के बारे में जानकारी थी। अभी हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल से उठाते हैं इस बात को। तो क्या समझा हम लोगों ने कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी है, मात्र 14 किलोमीटर। फिर मैंने क्या आपसे कहा कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो क्या समझ गए हम लोग, बॉस्पोरस की जल संधि। फिर मैंने आपसे कहा कि बॉस्पोरस की जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो काला सागर और मरमरा सागर। ये जो मैंने आपसे बात करी है, कई विगत जो परीक्षाएं हुई हैं तो उनके अगर आप प्रश्न पत्रों को उठाएं या प्रैक्टिस सेट को उठाएं तो आपको दिखाई देगा कि इस तरीके का ये सवाल पूछा गया है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पुराने समय में क्या अगर लोगों को जानकारी थी तो इनके बीच में कुछ ना कुछ व्यापारिक संबंध भी रहे होंगे। बिल्कुल रहे थे सब प्राचीन, अगर हम लोग प्राचीन काल में उठाएं, आप देखें अच्छा एक छोटी सी बात आपको बताना चाहें, इसको समझ लीजिए, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हमसे कहा जाता है कि भारत की खोज किसने करी तो आप तुरंत बताते हैं सब वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी है। अब आप कहेंगे ये क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बकवास नहीं है, बिल्कुल सच बात है कि भारत को लोग सिंधु सभ्यता के काल से जानते हैं और इसने जो खोज करी है कोलंबस ने वो 1498 को कालीकट पहुंचा तब जाके खोज हुई है। लेकिन ये खोज भारत की खोज नहीं थी, भारत तक जाने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज थी। यानी कौन सा मार्ग कि वो पुर्तगाल से चला, इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फिर दक्षिण सागर, फिर हिंद महासागर और अरब सागर होता हुआ वो कालीकट यानी यहाँ पहुंचा, यानी मालाबार तट में पहुंचा था। तो इसने नए समुद्री मार्ग की खोज करी, भारत तक जाने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी, ना कि मैंने क्या बोला, ना कि उसने भारत की खोज करी है। भारत की खोज नहीं करी, भारत तक जाने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज करी है। तो इस प्रश्न की दुविधा को भी आप दूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में साहब व्यापार था क्या, कुछ बिल्कुल था साहब। अगर आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी यानी प्राचीन इतिहास उठाकर देखा होगा तो ये साहब गुजरात वाला इलाका है और यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसको बोला जाता था लोथल। क्या बोला जाता था,
इधर था लोथल बंदरगाह। क्यों? ये हमारा इराक है और ये फारस की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है सर? ये देखो, ये ये कौन सा है? ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी में पाई जाने वाली कई सारी ऐसी मोहरें और लोथल में पाई जाने वाली मोहरें यहाँ मिली हैं और फारस की खाड़ी जैसी मोहरें यहाँ मिली हैं। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि इतिहासकारों ने बताया कि न साहब इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। और यहीं पर अगर आप देखें तो ये हमारा, ये तो आपको क्षेत्र मालूम होंगे, ये कौन सा क्षेत्र है? ये अफगानिस्तान है। अब आप कहेंगे साहब मैं पाकिस्तान क्यों नहीं लिख रहा हूँ? पाकिस्तान 1947 से आया है, यानी इससे पहले क्या था? अफगानिस्तान था। इधर क्या दिखाई देता है हमको? ये सब ईरान दिखाई देता है। आप इसे क्या बोलेंगे? इसे इराक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम तुर्की बोलेंगे या टर्की बोलेंगे, है ना? तो इसका मतलब है प्राचीन काल में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में जो हमारा सिंधु सभ्यता का एक नगर था जिसका नाम क्या था? लोथल। ये अपने आप में एक बंदरगाह था, एक गोदी बाड़ा था, यानी यहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते थे। यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहरें कैसी हैं? ये फारस की खाड़ी में पाई जाने वाली मोहरों की तरीके हैं, यानी जो फारस की खाड़ी से लगे हुए जो देश दिखाई दे रहे हैं, यानी उस समय जो क्षेत्र थे वहां पे पाई जाने वाली मोहरों की तरह थे। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि इनके इनके बीच में सब व्यापार होता था। और अब अगली बात करा जाए आपसे, उस समय अगर हम मार्ग देखें, यानी उस समय के अगर हम मार्ग बांट ले, इसको मैं साफ कर देता हूं, है ना, तो लिखने में आसानी होगी। यानी हमने प्राचीन काल की स्थिति समझ ली और इस समय अगर हम लोग देखें जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग अगर हम देखें तो व्यापारिक मार्गों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जब मध्यकाल आया, है ना, तो हमने देखा, प्राचीन काल देख लिया हमने कि सिंधु सभ्यता का ये क्षेत्र था। और जब अगर हम लोग देखें कि हम लोग मध्यकाल में स्थिति देखें, यहां पर दिखाई देता है साथियों हमको अरब प्रायद्वीप। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। इनके काल में अगर देखा जाए तो इनका व्यापार बहुत अच्छा था। ये लोग करते क्या थे कि ये लोग यहाँ पर आते थे इस जगह। ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? ये हमारा है मालाबार तट। ये कौन सा तट है? मालाबार तट। और यहाँ पर एक मंडी लगा करती थी मसालों की जिसका नाम था कोचीन। उस समय भी मंडी लगती थी। ये आज तो वर्तमान में मसालों के लिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? केरल राज्य का है ना। तो उस समय भी यहाँ पर मसाला मंडी कौन सी लगती थी साहब? कोचीन। तो अरब वाले लोग करते क्या थे कि यहाँ से माल उठाते थे, मसाले हैं और दुनिया भर के जो आइटम हैं, कपड़े हैं, हस्तशिल्प वाले जो कपड़े थे, है ना, यहाँ से जो कपड़े उठाते थे और मसाले उठाते थे और इसके बाद ये लोग, ये देखो, ये यूरोप के जो क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र थे? ये हमारा है इटली, और ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ग्रीस। इन क्षेत्रों को ये लोग माल सप्लाई कर दिया करते थे और इसके बाद ये लोग पूरे यूरोप में माल सप्लाई करते थे। लेकिन इन्होंने जो मार्ग अपनाए थे, यानी अगर हम लोग देखें तो हम लोग व्यापारिक मार्गों को दो भागों में बांट सकते हैं। व्यापारिक मार्गों को
दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं, आओ देखो। सबसे पहले साथियों स्थल मार्ग। स्थल मार्ग, स्थल मार्ग कैसे, क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको। लोग अगर स्थल से भारत, यानी अगर लोग भारत में आना चाहते होंगे तो लोग यूरोप से स्थल मार्ग तक कैसे आते थे, और देखें इस बात को। तो सबसे पहले देखो, ये यूरोप, फिर यूरोप से लोग कहाँ चलेंगे, इस बासपोरस जल संधि को पार करते होंगे। कई बार पेपरों में क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो बासपोरस जल संधि, इसके बाद कहाँ होते होंगे वो, तुर्की, इराक, ईरान। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। पहले वो लोग यूरोप आएंगे, इसके बाद बांसपोरस जल संधि को पार करेंगे, फिर तुर्की पहुंचेंगे, फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, और फिर भारत आ जाएंगे। तो इस बात को क्रम में पूछा जा सकता है। देखो कहाँ कहाँ हमारा तुर्की, फिर इराक, फिर ईरान, और फिर अफगानिस्तान, और फिर भारत। यहां तक उम्मीद करें हमसे बात समझ आ गई, यानी ये क्रम है। और फिर एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर एक दिखाई देती है हमको पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला दिखाई देती है, जिसका नाम है हिंदकुश। कौन सी पर्वतमाला है, हिंदकुश पर्वतमाला। और इसमें एक दर्रा दिखाई देता है जिसका नाम है खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा दिखाई देता है, खैबर दर्रा। अब आपसे पूछा जाए कि जो पैदल मार्ग था, स्थल मार्ग था, उसमें आने वाले लोग किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करते थे, तो उसका नाम है साथियों खैबर दर्रा। बहुत से, अगर मुगल काल पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग किस दर्रे से आए हैं, खैबर दर्रे से। तो उम्मीद करें यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब मैं आपको यहाँ तक बात पहले समझा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। मैंने क्या बताया कि 12 अक्टूबर, और ब्रीफ में छोटी सी बात करते हैं। क्या मैंने बताया कि 12 अक्टूबर 1492 से पहले लोगों को सिर्फ 3 महाद्वीपों की जानकारी थी। कौन कौन से महाद्वीपों की जानकारी थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। उसे अफ्रीका का प्राचीन नाम क्या है, लीबिया। फिर मैंने क्या बताया आपसे कि 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इटली का रहने वाला था, उसे स्पेन की रानी इसाबेला जो लूट का माल चाहती थी, उसने उसे कहां भेज दिया, उसने उसे कहां भेजा, भारत की खोज करने। लेकिन उसने गलती से खोज कहां कर ली है, कैरेबियन द्वीपों की। ये हमारे कौन से द्वीप हैं, ये भी लिख देते हैं आपके सामने। ये क्या है, कैरेबियन द्वीप। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इसे वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज। यानी 12 अक्टूबर 1492 के बाद लोगों को इन 2 महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यानी जिसके बाद जो मैप बनने लगे, नक्शे बनने लगे, उसमें 5 महाद्वीप दिखाई जाने लगे। कितने महाद्वीप दिखाई जाने लगे, 5 महाद्वीप। यानी इससे पहले 12 अक्टूबर 1492 से पहले लोगों को सिर्फ 3 महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त थी। फिर मैंने आपसे क्या सवाल किया कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी है, तो मैंने क्या बताया आपसे, 14 किलोमीटर। फिर मैंने आपसे सवाल किया था
कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो उस जल संधि का नाम क्या है? बास्पोरस जल संधि। फिर मेरा आपसे सवाल था कि बास्पोरस की जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। फिर मैंने आपसे कहा कि एक सवाल मैंने आपसे किया था, फिर मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि भारत को लोग बहुत पहले से जानते हैं, और लेकिन हमसे जब भी सवाल ये करा जाता है कि भारत की खोज किसने करी, तो हम तुरंत इसका उत्तर वास्को डिगामा देते हैं कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। ऐसा मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग प्राचीन काल का व्यापार देखें तो प्राचीन काल में सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का एक नगर वर्तमान कौन सा है? किस राज्य में पड़ेगा ये? लोथल। किसमें? गुजरात में। यानी सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन नगर लोथल, जो अपने आप में एक गोदीवाड़ा था, यानी बंदरगाह था। यहाँ पर कई जहाज खड़े हुआ करते थे, और ये लोथल जगह वर्तमान में कहाँ है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। यहाँ पर फारस की खाड़ी में पाई जाने वाली कई मोहरें प्राप्त हुई हैं, और सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरें यहाँ प्राप्त हुई हैं। तो इतिहासकारों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि इनके बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। इनके बीच क्या रहे होंगे? व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अब अफ्रीका यानी लीबिया की मिस्र की सभ्यता से इनके संबंध थे। इराक की मेसोपोटामिया से इनके संबंध थे। इसके बाद मैंने आपसे बात करी कि क्या उस समय लोगों को व्यापारिक मार्गों की जानकारी थी? तो व्यापारिक मार्गों की लोगों को जानकारी थी। अगर हम लोग प्राचीन व्यापारिक मार्ग देखें तो मैंने कैसे, अगर कोई आदमी यूरोप से भारत आना चाहे या भारत से यूरोप जाना चाहे तो साहब कैसे जाएगा? तो यूरोप देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर वो यूरोप से कहाँ आएगा? बास्पोरस की जल संधि को पार करेगा। इसके बाद कहाँ आएगा? वो तुर्की आएगा। इसके बाद कहाँ आएगा? इराक आएगा। इसके बाद कहाँ आएगा? ईरान आएगा। इसके बाद कहाँ आएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिंद कुश, और हिंद कुश में एक दर्रा था जिसका नाम था खैबर दर्रा। लोग इसी को पार करके आते थे। जैसे ही आप इसको खैबर दर्रे को पार करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे आप? भारत में। यहाँ तक आप उम्मीद करें, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। स्थल मार्ग कैसा था? अब बात साथियों आपसे करते हैं कि जल मार्ग भी था क्या। तो अगर आप देखें कि यहाँ का जो सागर है, यहाँ का जो सागर है, उम्मीद करें यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। उम्मीद कर रहे हैं भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो साथियों इसको मैं अब आप साफ कर देता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे की बात करें आपसे। अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सागर दिखाई देता होगा, और इसको तो जानते ही होंगे अच्छे से। यहाँ पर सागर पड़ता है अरब सागर। तो ये अरब सागर कैसे नाम पड़ा है? इसका मतलब है कि जो अरब प्रायद्वीप में रहने वाले अरबी थे वो यहाँ पर आते होंगे और व्यापार की चीजें यानी व्यापारिक संबंध इनके रहे होंगे। यानी इस पानी यानी इस सागर यानी इस मार्ग की जानकारी इसको भली भांति थी अरबियों को, और इन्हीं का आधिपत्य था यहाँ पर। इसका मतलब है इन्हीं के नाम से इस सागर को आज भी हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक उम्मीद करें आपसे बात समझ आ गई। अब अरबी लोग करते क्या थे इस बात को समझो। अरबी लोग करते क्या थे? यहाँ पर देखो ये मालाबार तट है, और मालाबार तट में यहाँ पर ये हिस्ट्री से मैं जोड़ रहा हूँ। जब आपने पुर्तगाली वास्को डिगामा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ मालाबार तट था, एक कालीकट जगह थी। यहाँ पर सामुद्री नाम का एक राजा राज करता था जिसे उसने जमोरिन का नाम दिया था। यहाँ कोचीन मंडी थी, याद आ रहा है ना? फिर वो यहाँ से काली मिर्च ले गया, उसने यूरोप में 60 गुना लाभ कमाया, है ना? भारत आने वाले पहले जो यूरोपी थे वो कौन से थे? पुर्तगाली थे ना। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन रफली बीच में बात आई है तो मैंने बता दिया आपको।
तो मैंने बताया कि अरबी लोग करते क्या थे, यहाँ पर आते थे मालाबार तट में, यहाँ पे कोचीन मंडी थी, मसाला मंडी, यहाँ से मसाले उठाया करते थे। और इसके बाद अब ये लोग जो रास्ता अपनाते थे वो किस तरीके से अपनाते थे, देखो साथियों किस तरीके से अपनाते थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंद महासागर है ना भाई, और यहाँ पर आप जानते हैं लाल सागर, अब तो स्वैज नहर बन गई है यहाँ पर, पहले नहीं थी। ये क्या है, लाल सागर है। तो लोग आते कैसे थे, तो ये लोग दो रास्ते अपनाते थे, है ना। जलमार्ग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये लोग करते क्या थे, पहले बात समझो। देखिए अरबी लोग करते क्या थे, मालाबार तट की कोचीन मंडी से मसाला उठाया करते थे। इसके बाद ये लोग भूमध्य सागर पहुंचते थे, और इसके बाद ये जो शहर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इटली है और ये ग्रीस है, इन देशों को ये लोग माल सप्लाई कर देते थे, और ये लोग पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे माल। इस तरीके से अच्छा खासा व्यापार ये चल रहा था। तो इसका मतलब अगर हम लोग जलमार्ग में देखना चाहें कि जलमार्ग क्या था, तो जलमार्ग देखो, जलमार्ग, अब जलमार्ग को भी दो पार्टों में यानी दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो पहला मार्ग क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग भारत से आना चाहें जलमार्ग, तो सबसे पहले हम लोग अगर भारत से अगर मैं यूरोप जाना चाहूं, हो सकता है पेपर में आपसे कहा यूरोप से भारत जाने का प्राचीन जलमार्ग बताइए, तो क्रम हो सकता है लगाने को आ जाए आपके पास। तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं सर भारत से यूरोप। तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग अरब सागर, पहला मार्ग हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम साहब कहाँ पहुंचेंगे, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे साहब फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी आ गए। इधर कहाँ जाएंगे फिर हम, देखो मरमरा सागर, तो मरमरा सागर तो हिस्सा इसी का है ना, इसको हम बोल सकते हैं भूमध्य सागर। और इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, यूरोप में। तो कुल मिला के अगर हम लोग ये दिखाई दिया हमको कि भारत से अगर हम यूरोप जाना चाहें या यूरोप से भारत आना चाहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम कहाँ जाएंगे, अरब सागर, देखो अरब सागर मैंने लिखा, इसके बाद फारस की खाड़ी, ये मैंने फारस की खाड़ी पहुंच गया, इसके बाद मरमरा सागर या भूमध्य सागर, बात एक है यहाँ, इसके बाद हम लोग यूरोप पहुंच जाते हैं। अब अगर उल्टा पूछे कि साहब बताइए, यूरोप से अगर हम एशिया जाना चाहें या भारत जाना चाहें, तो कैसे पहुंच रहे हैं आप, भूमध्य सागर या मरमरा सागर, बात एक है। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे साहब, फारस की खाड़ी, इसके बाद कहाँ जाएंगे, अरब सागर। यहाँ तक उम्मीद करें आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा मार्ग यहाँ लिख देते हैं, यह है पहला मार्ग। अब दूसरा मार्ग देखते हैं, देखो किस तरीके से, अरब सागर, फिर लाल सागर, फिर मरमरा सागर या भूमध्य सागर, फिर यूरोप, है ना। तो क्या आ रहा है हमारे सामने, अरब सागर, फिर कहा जाएंगे हम लोग, लाल सागर, फिर कहा जाएंगे, मरमरा सागर या भूमध्य सागर, और इसके बाद हम कहा जाते हैं, यूरोप।
तो उम्मीद करें साथियों यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए, यानी इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमने समझा, और यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार की जो कड़ी बना हुआ था वो अरब प्रायद्वीप बना था। व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक 1453 में दो घटनाएं घटी। आइए उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं और कहां से ये खोजबीन चालू हो गई। 1453 को दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना, साथियों यहाँ पर एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था, मतलब बहुत शक्तिशाली साम्राज्य जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। नाम सुना होगा आपने, रोमन द एम्पायर। रोमन साम्राज्य, इस रोमन साम्राज्य का विभाजन दो भागों में हो गया। ये हमारा कौन सा साम्राज्य है? ये पहली घटना है सर। ये रोमन साम्राज्य हमारा दो भागों में बट गया, यानी जो रोमन साम्राज्य था दो भागों में बट गया। इधर वाला साहब क्या कहलाया? पूर्वी रोम, और इधर वाला कहलाया पश्चिमी रोम। और जो इसकी राजधानी बनी वो रोम। वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है? रोम, इतना जानते हैं ना। तो राजधानी को नहीं, कैपिटल, कैपिटल को मैं लिखे दे रहा हूँ, आर से लिख देता हूँ, ज्यादा समझ आए, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। राजधानी क्या बनी? रोम। और वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है? रोम, इतना आप अच्छे से जानते हैं। और ये पूर्वी जो साम्राज्य कहलाया, इसको कहा गया बैजेंटाइन। बैजेंटाइन साम्राज्य। अच्छा, जो एशिया वाले थे इसका नाम ले नहीं पाते थे ढंग से, और ये अरबी, ये भी ढंग से नाम इसका बैजेंटाइन, बड़ा मुश्किल अटपटा लगता था इनको बोलने में, तो गलत बोलते बोलते ये नाम प्रसिद्ध हो गया बैजेंतिया के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? बैजेंतिया के नाम से। लोग यानी बैजेंटाइन को लोग बैजेंतिया के नाम से जानने लगे। यहाँ तक बात समझ गए। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा, यही क्षेत्र हमारा क्या था? यही क्षेत्र है साहब हमारा पूर्वी रोम, या मैं कहूं यही क्षेत्र हमारा क्या है? बैजेंटाइन साम्राज्य। बैजेंटाइन, या मैं बोलूं बैजेंतिया, तो कोई खराब बात नहीं, अच्छे से सब समझ गए हैं आप लोग। अच्छा, इसकी जो राजधानी बनी उसका नाम रखा गया कॉन्स्टेंटिनोपल, और यहाँ का जो राजा बनाया गया वो कॉन्स्टेंटिनोपल 11th। यानी इसकी जो कैपिटल यानी जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो इसका राजा बनाया गया वो बनाया गया कॉन्स्टेंटिनोपल 11, यानी 11वां, यानी 11th कॉन्स्टेंटिनोपल, और 11th इसका कौन बना? राजा बना। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये भी नाम तो बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलने के लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल, तो कहते कहते इसका नाम भी क्या पड़ गया? कुस्तुनतुनिया। यानी क्या पड़ गया साहब? इसका नाम पड़ गया कुस्तुनतुनिया।
यहाँ तक बात समझ आ गई। इसका नाम क्या पड़ गया? कुस्तुनतुनिया। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि रोमन साम्राज्य, यहाँ पर यूरोप में एक रोमन साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। 1453 को एक घटना घटती है कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। पश्चिमी रोम, जिसकी राजधानी क्या बनी? रोम। वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और इधर वाला हिस्सा क्या बन गया? पूर्वी रोम। और यही जो मैंने बताया पूर्वी रोम, ये वाला हिस्सा। और इसे क्या बन गया? बैजेंटाइन। इसको पूर्वी रोम को क्या कहा जाने लगा? बैजेंटाइन साम्राज्य। लोग नाम नहीं ढंग से ले पाते थे तो नाम बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम क्या पड़ गया? बैजेंतिया। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? कांस्टेंटिनोपल। इसका राजा कौन बना? कांस्टेंटिनोपल 11th। और इसका भी नाम बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम क्या पड़ गया? कुस्तुनतुनिया। क्या नाम पड़ गया? कुस्तुनतुनिया। अच्छा, ये वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए कुस्तुनतुनिया, अगर मैप में उठाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा वर्तमान में। ये आज का इस्तांबुल है। क्या है? यानी अगर इसको वर्तमान में देखें, इस जगह को, ये जो जगह आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या है? इस्तांबुल। यहाँ तक उम्मीद करें आपको बात समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। और दूसरी घटना के बारे में बात करें जो महत्वपूर्ण है, 1453 की दूसरी घटना। की दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जहाँ तुर्की है, ये तुर्की यानी टर्की, यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ। और यहाँ पर एक मोहम्मद प्रथम नाम का एक राजा था जिसने कुस्तुनतुनिया यानी कांस्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यानी कुस्तुनतुनिया बोले या कांस्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। तुर्की में किसका उदय हुआ? उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ। और ये उदय करने वाला व्यक्ति कौन था साहब? तो उसका नाम था मोहम्मद प्रथम। क्या नाम था? मोहम्मद प्रथम। और इसने कांस्टेंटिनोपल पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कांस्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। कब कर लिया? देखो, इस बात को समझ लो। यानी मोहम्मद प्रथम ने कुस्तुनतुनिया पर 29 मई 1453 को कब्जा कर लिया। तो दूसरी घटना भी हमको समझ आ गई कि तुर्की में उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ। और यहाँ उदय करने वाला कौन व्यक्ति था? मोहम्मद प्रथम। और मोहम्मद प्रथम ने क्या करा? इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जो यहाँ से कुल कितनी दूरी पर था? 14 किलोमीटर। यानी स्थल मार्ग से आने का एकमात्र रास्ता यही था कि सबसे पहले यहाँ कुस्तुनतुनिया से बास्पोरस जल संधि पार करी जाए, फिर ये तुर्की में पहुंचे, इसके बाद ही भारत पहुंच जाए अपना व्यापार करने के लिए। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि तुर्की में उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ। मोहम्मद प्रथम नाम के एक व्यक्ति ने इस सल्तनत का उदय किया और कांस्टेंटिनोपल 11th को हराकर, यानी कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? सब कब्जा कर लिया। अब इससे बहुत बड़ा संकट आ गया। संकट क्या था? देखो, संकट क्या था कि यूरोप से जाने वाले जो व्यापारी थे, ये उस्मानिया सल्तनत ने लंबे लंबे बहुत भारी भरकम टैक्स लगाने चालू कर दिए। और ना देने की स्थिति में लड़ाई झगड़ा, लूटपाट जैसी घटनाएं घटित होने लगी। तो लोगों ने यहां से जाना बंद कर दिया। अब जैसे ही अरब वालों को नहीं, अरबियों को ये बात मालूम चली कि उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया है, अब इनको एक फायदा ये हुआ कि
इन्होंने यहाँ से जो मालाबार तट से यानी कोचीन मंडी से जो माल उठाया करते थे, जो कभी ये लोग इटली और ग्रीस को सप्लाई किया करते थे माल, इन्होंने ये माल मनमाने दामों पे बेचना चालू कर दिया। इनको ये मालूम था कि यहाँ इनका जो स्थल मार्ग था, स्थल मार्ग का व्यापारिक जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब यूरोप वालों के लिए मजबूरी है कि वो इन्हीं से माल खरीदेंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो ये पूरी तरीके से बंद हो गया। लेकिन अब ये बात, एक सवाल कभी अपने दिमाग में सोचा कि ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए ये यूरोप वाले पागल थे कि सारे बंद हो गया, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी चीज थी कि जितने लोग हैं वो भारत आना चाहते थे। अभी आपने देखा होगा, जब आधुनिक भारत आपने पढ़ा होगा तो आधुनिक भारत में आपने एक चीज दिखाई देगी होगी कि यहाँ पर कई यूरोपीय ताकतें आई। उनका उद्देश्य क्या था? बेसिक उद्देश्य उनका व्यापार करना था। वो कौन सा व्यापार करना था? मसालों का। ऐसी कौन सी आफत थी यार? वो आफत थी काली मिर्च यानी मसाले। उस मसाले की खास बात थी, अगर वो ना मिलते तो यहाँ का जो मांस उद्योग है पूरी तरीके से नष्ट हो रहा था। अब जैसे हमारे भारत में गली कूचे में दुकानें हैं, स्लाटर हाउस हैं, जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं और फिर उनका मांस बेचा जाता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। बाहर के देशों में जो गोश्त है, जो मीट है, वो डब्बा बंद होता है, वही सप्लाई होता है। आम जगह जगह दुकानें नहीं है कि आपको काट के बेचा जाए वहां पर। ठीक, तो उस पैकिंग को कई दिन तक संभालने के लिए एक ही चारा है कि मसाले उस पर लगा दिए जाए तो वो कई दिनों तक चलता है। इसका मतलब है मेन आने की वजह क्या थी? मसाला। लोगों की मजबूरी थी। यानी आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर वास्को डी गामा आया है तो काली मिर्च लेके गया है और उसने वहां से 60 गुना लाभ कमाया है यूरोप से। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि लोग मसालों के पीछे पागल थे। मसाला नहीं मिलता तो उनका पूरा उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो रहा था। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि 1453 में दो घटनाएं घटी। आपने बात समझ ली है कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा, एक तो पूर्वी रोम और एक है पश्चिमी रोम। पूर्वी रोम को मैंने बताया कि इसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया। इसकी राजधानी क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। और साम्राज्य क्या बना? बैजेंटाइन, जिसे बैजेंटाइन को लोग बैजेंतिया कहने लगे। और कॉन्स्टेंटिनोपल जो इसकी राजधानी बनाई गई थी, इसको लोग कुस्तुनतुनिया कहने लगे। और यहाँ का जो राजा था बैजेंटाइन 11th, ये आपने समझ लिया होगा। और पूर्वी रोम को आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से कि पूर्वी रोम की राजधानी क्या बनी? रोम। और वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है? रोम। और 1453 में दूसरी क्या घटना घट रही है? आपने समझा कि तुर्की में यानी टर्की में उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ। और उदय करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद प्रथम। और उसने सबसे पहला काम क्या किया था? 29 मई 1453 को इसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अधिकार करते ही मैंने क्या बताया कि इसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगा, जिसकी वजह से स्थल मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। स्थल मार्ग बंद होने का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से जो स्थल मार्ग से जो व्यापारी यूरोप के आते थे, मसाला लेके जाते थे, वो काम पूरी तरीके से ठप हो गया। जैसे ही ये बात अरबियों को मालूम चली तो इन्होंने यहाँ से जो माल जल मार्ग के रास्ते से लोग लाते थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब यूरोप वाले जो यूरोप के व्यापारी थे वो ये सोचने लगे कि हम भी क्या करें? स्थल मार्ग से जल मार्ग से व्यापार करें। लेकिन अब अरब वालों को जब ये बात मालूम चली कि यूरोप वाले जल मार्ग से व्यापार करना चाहते हैं तो यूरोप वाले देखो कहाँ बैठे हैं? यहाँ बगल में फारस की खाड़ी है और लाल सागर है इधर। मैंने बताया था भी आपको पहले भी कि प्राचीन जो जलमार्ग के रास्ते थे दो थे। कौन कौन से? देखो, अरब सागर, फारस की खाड़ी, फिर मरमरा सागर या भूमध्य सागर, इसके बाद यूरोप। और दूसरा मार्ग क्या दिखाई दे रहा था? अरब सागर, लाल सागर, मरमरा सागर या भूमध्य सागर, या फिर कहां पर? अब ये हमारा यूरोप। लेकिन अरबी वाले कह रहे थे कि तुम अगर आओगे तो हम मारपीट करेंगे, हम व्यापार नहीं करने देंगे। और इन्होंने वही काम करना चालू किया कि यूरोप वाले जब यहाँ आते थे फारस की खाड़ी में तो मारपीट होती थी, और जब यहाँ लाल सागर आते थे तो मारपीट होती थी। अब बड़ी मुसीबत हो गई। यहाँ पर यूरोप वाले क्षेत्र में तबाही मचने लगी, मांस उद्योग पूरी तरीके से नष्ट होने लगा। अब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था
कि वो किसी तरीके से भारत जाएं और मसाले लाएं। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पोप सिक्स्थ, देखो पोप सिक्स्थ बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पोप सिक्स्थ ने एक फरमान निकाला, एक आज्ञा पत्र निकाला समस्त यूरोपियों के लिए और कहा भैया अगर अपना उद्योग बचाना है तो अपने नए समुद्री मार्ग की खोज करिए भारत तक जाने के लिए। और वहीं से इस व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, वहीं से व्यापारिक मार्ग की क्या होती है, खोज हुई। कभी वास्को डी गामा निकला, कभी कोलंबस निकला। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। तो आओ सबसे यहाँ तक बात समझ गए ना कि जब स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों बंद हो गए तो यूरोप में क्या हुआ, पोप सिक्स्थ ने एक फरमान निकाला, सबके लिए आज्ञा पत्र दे दिया समस्त यूरोपियों के लिए कि अब आप भारत का नया समुद्री मार्ग खोजें। और खोज में लोग निकलना चालू हो गए। तो क्या पॉइंट अब हमको समझना है कि नए समुद्री मार्ग की खोज तो सबसे पहला जो खोज में आदमी निकला है उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था सर? इसका नाम था क्रिस्टोफर क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ तक उम्मीद करें आपको बात समझ आ गई। ये कहाँ का रहने वाला था? इटली के जिनेवा शहर का। यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था इटली का शहर कौन सा है? जिनेवा। और ये कैसा था? ये लुटेरा था। ये क्या था सब? लुटेरा था। भारत खोजने के लिए जो भी इसका खर्चा उठाया वो स्पेन की रानी ने, स्पेन की रानी ईसाबेला ने सारा खर्च उठाया। स्पेन की रानी ईसाबेला ने सारा यात्रा खर्चा उठाया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ देखो ये स्पेन है ना, इस रानी ने खर्चा उठाया और इसका उद्देश्य था कि सिर्फ लूटपाट करके लाओ, हमको लूट का हिस्सा चाहिए, इसीलिए इसने खर्चा उठाया। ठीक भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। जो आरंभ करी है वो कब करी है? 3 अगस्त 1492 को। अब आपसे पूछ सकता है कि बंदरगाह कौन था साहब? पूछ सकता है ना, किस बंदरगाह से कोलंबस ने अपनी यात्रा आरंभ करी थी? तो स्पेन के पालोस बंदरगाह, स्पेन के पालोस बंदरगाह से इसने अपनी यात्रा आरंभ करी। फिर पूछ सकता है कोलंबस ने किस जहाज से अपनी यात्रा करी है? तो इसके साथ 3 जहाज गए थे साहब। कौन कौन से जहाज? देखो लिख देते हैं। जहाज नीना पिंटा सेंटा मारिया। नीना पिंटा सेंटा मारिया। यहाँ तक उम्मीद करें आपको बात समझ आ गई। यानी वो किस जहाज में बैठा था? तो वो सेंटा मारिया जहाज में बैठा हुआ था। इसके साथ जो आदमी गए थे 3 जहाजों में, कुल कितने आदमी थे? एक तो ये खुद था, 39 आदमी। टोटल आदमी इसके साथ कितने गए थे? 40 लोग। और 12 अक्टूबर
1492 को, 12 अक्टूबर 1492 को इसने कैरिबियन द्वीपों की खोज करी, जिसे वर्तमान में वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ गए। और इसके बाद से लोगों को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जानकारी प्राप्त कर हुई। हमने क्या जान लिया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज के बाद अब जाहिर बात है नक्शे बनने थे, है ना, नए मैप बनने चाहिए थे। लोगों को अब 5 महाद्वीपों की जानकारी हो गई थी, यानी 2 नए महाद्वीप कौन से लोगों को जानकारी मिल गई कोलंबस की इस खोज के बाद, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, और एक नाम आता है जिसका नाम है अब्राहम ओटिलस। किसका नाम होता है साथियों? अब्राहम ओटिलस। यह डच नागरिक था और इसने कौन था साहब? ये डच नागरिक था। बीस मई 1570 को इसने विश्व का पहला आधुनिक मैप लोगों के सामने रखा, यानी विश्व का पहला आधुनिक मैप बनाया, जिसे हम किस नाम से, इस नक्शे को हम लोग टाइपस ओरिबस टेराराम के नाम से जाना गया। क्या समझा आपने कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की खोज के बाद, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज के बाद नए नक्शों का निर्माण होना चालू हुआ और पहला जो नाम आता है अब्राहम ओटिलस, जो डच नागरिक था। 20 मई 1570 को इसने विश्व का आधुनिक मैप बनाया, जिसमें कितने थे? 5 महाद्वीप थे। जिसमें कितने थे? 5 महाद्वीप थे। 5 महाद्वीप आप समझ गए होंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके बारे में उसने एक 5 महाद्वीपों का एक मैप बनाया और ये विश्व का पहला आधुनिक मैप था और इसको किस नाम से जाना गया? टाइपस ओरिबस टेराराम। लेकिन 1596 में इसने एक बात नोट करी, यही खास बात है। 1596 में इसने एक बात नोट करी कि जो हमारा अफ्रीका है, ये इस तरीके से ना, अफ्रीका ये अफ्रीका लिख देते हैं, है ना। इससे जो दक्षिणी अमेरिका है उसका ये हिस्सा जुड़ जाता है। यह है साउथ अमेरिका। तो मैंने क्या बताया, 1596 को इसने ये देखा कि जो अफ्रीका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपस में जुड़ जाता है, यानी यहाँ की जलवायु,
यहाँ यहाँ की जलवायु, यहाँ के रहने वाले जीव जंतु, लगभग बहुत सारी इसको समानताएं दिखाई दे रही थी। तो इसने दिमाग लगाया, इसने बताया कि आपस में ये सब जुड़े रहे होंगे। इसने, मैंने क्या बताया, इसने क्या देखा कि अफ्रीका, अफ्रीका का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ये आपस में कैसे आपस में जुड़ रहे थे, यानी अगर जोड़ा जाए इस पजल को तो ये पजल जुड़ रही थी। लेकिन जब तक ये आगे की खोज कर पाता तब तक 25 जून 1598 को उसकी मृत्यु हो गई। और ये खोज यहीं अधूरी रह गई।